हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। अपन पढ़ना शुरू करेंगे जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी। अब ये इसके अपन सिद्धांत और प्रक्रम है। इस चैप्टर नंबर 11 है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत व प्रक्रम। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो आपके मन में सवाल आता है कि ये बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसकी परिभाषा आपको समझाते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा ये है कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के अपन क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं और दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसको कहा जाता है जैव प्रौद्योगिकी। यानी अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी क्या होती हैं, वस्तुओं की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का निर्माण करना, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके दैनिक जीवन में जो वस्तुएं चाहिए उन वस्तुओं का निर्माण करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। बायो मीन्स होता है जीव। बायो मीन्स क्या होता है, जीव। और टेक्नोलॉजी मतलब होता है प्रौद्योगिकी। यानी आप जीव के ऊपर क्या करते हो, टेक्निक इस्तेमाल करते हो और उससे उत्पाद बना लेते हो, तो उसको कहा जाता है जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब अपने मन में सवाल आया है कि एक जैव प्रौद्योगिकी होती है जिसको अपन कहते हैं प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, जो काफी समय से चली आ रही है, जैसे दूध से दही। जैसे दूध से दही। अब नेचुरल सी बात है कि आप रात को दूध लेते हो और उसको गर्म करके थोड़ा सा उसके अंदर क्या करते हो, गर्म करके फिर ठंडा करके उसमें थोड़ा सा दही मिलाते हो। दही के अंदर हजारों क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको कहा जाता है लैक्टोबैसिलस। ये क्या करते हैं, दूध में जो शर्करा होती है लैक्टोज, उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं और लैक्टिक अम्ल का मतलब है दही। तो दूध से दही बन गया। यानी अपन ने सूक्ष्म जीव का उपयोग किया और दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तु बनाई। उस आवश्यक वस्तु का नाम है दही। खाते हो दही सब, तो दही का निर्माण अपन ने कर लिया। ठीक है, इसी तरह से अपन क्या करते हैं कि जो गन्ना होता है उससे अपने को क्या प्राप्त होती है, शर्करा। क्या प्राप्त होती है, शर्करा। इस शर्करा का क्या करते हैं अपन, किण्वन करते हैं और उससे बनाते हैं सिरका। ये सिरका किस में काम आता है, ये अचार में काम आता है। ठीक है, ये जेली बनाने में काम आता है, मुरब्बा बनाने में काम आता है। तो ये अपन ने क्या किया है, सूक्ष्म जीव का उपयोग किया, हिस्ट का, और अपन ने क्या कर लिया, सिरका बना लिया, अचार बना लिया। एक बहुत ही अच्छी चीज है जिसको लोग बड़े चाव से पीते हैं, उसका नाम होता है एल्कोहल। क्या होता है, एल्कोहल। पुराने टाइम में भी पीते आ रहे लोग, आज भी पीते हैं और कल भी पिएंगे। तो इसका निर्माण भी जैव प्रौद्योगिकी से किया जाता है। आप देखते हो कि गुड़ का पानी होता है या जो जौ का पानी होता है उसको भिगो दिया जाता है और थोड़े टाइम के बाद उसमें दारू की बदबू आनी शुरू हो जाती है, यानी वो अल्कोहल बन जाता है। तो इसमें क्या हुआ, सूक्ष्म जीव काम आया है, हिस्ट। क्या काम आया है, हिस्ट। तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके अपन क्या बनाते हैं, दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं। दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं दही। दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तु ये नहीं कहना चाहिए लेकिन है एल्कोहल, और इसी तरह से सिरका। ये दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तु हैं। और अमीर अमीर लोग खाते हैं, सब खाते हैं ब्रेड। क्या खाते हैं, ब्रेड। तो ब्रेड भी क्या है, दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तु है। अपन क्या करते हैं, जैसे आटा लेते हैं, आटे का किण्वन करते हैं और उससे क्या हो जाता है, ब्रेड बन जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ, दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण कर दिया जाता है। जैसे ब्रेड है, सिरका है, जैसे अल्कोहल है, ये सब दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं अपन ने किसकी सहायता से बनाई है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से। आपने आटा ओसना, उस आटे के अंदर आपने क्या कर दिया, उसके अंदर आपने हिस्ट डाल दिया, उसके अंदर वो आटे में छोटे छोटे छिद्र कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और ब्रेड बन जाएगी। आप डोसा खाते हो, वो इडली खाते हो, तो इडली के अंदर भी क्या होता है, सूक्ष्म जीव का उपयोग करके आप दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो ये तो है प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। आजकल नवीन जैव प्रौद्योगिकी आ चुकी है। नवीन जैव प्रौद्योगिकी आ चुकी है।
यानी विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की सहायता से नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। नई टेक्नोलॉजी में जैसे अपन क्या करते हैं कि जीन स्थानांतरण करते हैं सूक्ष्म जीवों में। किसमें स्थानांतरण करते हैं? सूक्ष्म जीवों में अपन जीन स्थानांतरण करते हैं। अपन नवीन जीव प्रौद्योगिकी द्वारा अपन क्या करते हैं, जैसे पादप की नस्ल को सुधार कर देते हैं। जैसे पादप नस्ल है उसके अंदर क्या कर देते हैं, सुधार कर देते हैं। और पादप अच्छी गुणवत्ता वाला क्या देता है, उत्पाद देता है। जैसे अच्छी गुणवत्ता वाला सेव, अच्छी गुणवत्ता वाला धान। जैसे आपने क्या है, गोल्डन राइस खाया। गोल्डन राइस आपने खाया तो गोल्डन राइस एक ऐसा चावल है जिसमें विटामिन ए अधिक है। ठीक है, तो पूछा जाता है गोल्डन राइस का निर्माण कैसे हुआ? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा हुआ। इसी तरह से अपन कहते हैं परगनली शिशु है उसका निर्माण भी किया जाता है। इसी तरह से किसी भी हानिकारक जीन को हटाकर उपयोगी जीन डाला जाता है, यानी जीन उपचार किया जाता है। वो क्या है, वो आपको बताना है नवीन जैव प्रौद्योगिकी है। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसको अपन कह रहे हैं नवीन जैव प्रौद्योगिकी। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे अपन कह सकते हैं परगनली शिशु। जैसे अपन क्या कह सकते हैं, परगनली शिशु है। इसी तरह से डीएनए पुनर्योजन तकनीक है। डीएनए पुनर्योजन तकनीक है, ये क्या है, नवीन जैव प्रौद्योगिकी है। इसमें अच्छे गुणों वाले जीन को किसी जीव में प्रवेश करवाया जाता है और उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स प्राप्त की जाती हैं, तो एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जाता है। ये क्या है, ये नवीन जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। तो अपन ये जैव प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं। एक आ गई इसमें प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, एक आ गई इसमें नवीन जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण है जैसे ब्रेड बनाना, जैसे अपन कह सकते हैं सिरका बनाना, जैसे अल्कोहल बनाना, जैसे दही बनाना। ये क्या है, ये सब प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी है। नवीन जैव प्रौद्योगिकी के एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो अपन कहते हैं जैसे डीएनए पुनर्योजन तकनीक है। डीएनए पुनर्योजन तकनीक है। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं डीएनए टीका है। ठीक है, इसी तरह से अपन कहते हैं हानिकारक जीन को हटाकर उपयोगी जीन डालना है। हानिकारक जीन है उसको हटाया जाता है, या दोष युक्त जीन को हटाया जाता है और उपयोगी जीन को डाला जाता है। इसी तरह से जैसे परगनली शिशु का निर्माण करना है। इसी तरह से उन्नत किस्म के जो अनुवांशिक रूपांतरित जीव है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, यानी कोई भी जीव है जो कि अच्छा उत्पादन नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसके अंदर उपयोगी जीन डाल रहे हो और वो अच्छा उत्पादन कर रहा है। ये एक पादप था, इस पादप के अंदर कोई भी अच्छे लक्षण नहीं थे, आपने इसमें जीन डाल दिया और इसमें सबसे पहले तो क्या हुआ, इसमें ये आ गया कि इसमें फल बहुत बड़े बड़े बनने शुरू हो गए। दूसरा, इसमें फल बहुत स्वादिष्ट बनने शुरू हो गए। तीसरा, इसको जल की कम आवश्यकता हुई। चौथा, ये क्या है, कैसे ही वातावरण में आसानी से रह सकता है। इसी तरह से एक गाय है, बहुत पतला दूध दे रही थी, आपने उसके अंदर जीन डाल दिया, गाय बहुत ज्यादा दूध देने शुरू कर दी, गाय के दूध में प्रोटीन ज्यादा हो गया, तो ये अनुवांशिक रूपांतरित जीव आपने बना दिया। तो ये किस में आता है, ये नवीन जैव प्रौद्योगिकी में आता है। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं एक यूरोपियन संघ फेडरेशन है, जो यूरोपियन संघ फेडरेशन है उसने क्या है, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी कि सेवाओं के लिए, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी है उसका निर्माण हुआ है सेवाओं के लिए। किसके लिए, यानी जीवों के जो उत्पाद हैं, जो जीवों की कोशिकाओं के जो उत्पाद होते हैं, जीवों की जो कोशिकाओं के जो उत्पाद हैं उसका उपयोग मनुष्य की सेवाओं के लिए किया जाता है। तो वो क्या है, वो आपको बताना है, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा है। यानी विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है। जैसे अपन ने कोशिका है, उस कोशिका का उपयोग किया अलग अलग प्रकार की सेवाओं के लिए। तो ये क्या है, यूरोपियन संघ फेडरेशन द्वारा दी गई परिभाषा है। तो अपने को जैव प्रौद्योगिकी याद करना है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है। तो इस प्रकार अपन कह रहे हैं कि यूरोपियन संघ फेडरेशन ने यही कहा कि नए उत्पाद और सेवाओं के लिए ही जैव प्रौद्योगिकी बनी है। नए उत्पाद बनाना, कोशिका द्वारा नए उत्पाद बनाए जाते हैं और सेवाएं की जाती हैं, तो अपन कह रहे हैं कि वो जैव प्रौद्योगिकी है। अब अपन कह रहे हैं कि इन विट्रो शब्द है, उसका मतलब समझाते हैं आपको। इन विट्रो क्या है, इन विट्रो का मतलब होता है पात्रे संवर्धन, इसको कहते हैं पात्रे संवर्धन।
अब अपन के पास में ये परग नली है। इस परग नली के अंदर अपन क्या करते हैं, इस परग नली के अंदर एक पोष माध्यम बनाते हैं। इस परग नली के अंदर अपन ने पोष माध्यम बनाया है। इस पोष माध्यम में जैसे शक्कर है यानी सुक्रोज है, ठीक है। इस पोष माध्यम के अंदर विटामिन है। इस पोष माध्यम के अंदर खनिज लवण है। इस पोष माध्यम के अंदर जैसे एंटीबायोटिक्स हैं। इस पोष माध्यम के अंदर जल है और इसके अंदर नारियल का पानी है और इसके अंदर जैसे अपन कह रहे हैं टमाटर का जूस है। ये सब मिलाए अपन ने और एक पोष माध्यम बना दिया। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये कोशिका को डाल देते हैं। इसके अंदर ये कोशिका डालते हैं, ठीक है। ये कोशिका डाल दी। ये कोशिका लगातार वृद्धि करती है और कुछ समय बाद कोशिका का गुच्छ बनता है। फिर इसमें तना यानी परो और जड़ें बनती हैं और एक नया पादप बन जाता है। ये हो गया पात्रे संवर्धन। यानी किसी पात्र, पात्र का मतलब है परक नली हो सकती है या बीकर हो सकता है या कोई अन्य आपके पास पात्र है। उस पात्र के अंदर आप क्या करते हो, पोष माध्यम बनाते हो और उसके अंदर किसी भी जीव या जंतु है उसकी कोशिका और उत्तक का क्या किया जाता है, संवर्धन। किसी भी जीव या कोशिका के उत्तक का अपन क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं। किसी भी जीव की कोशिका या उत्तक का क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। उसको अपन कहते हैं पात्रे संवर्धन, ठीक है। ये अपने एक टॉपिक आएगा पूरा, उसमें समझाएंगे। लेकिन इसमें एक पात्रे वर्ड आया हुआ है, इन विट्रो वर्ड आया हुआ है। इन विट्रो वर्ड का मतलब क्या है, परक नली या बीकर ले लो, उसमें एक पोष माध्यम बना दो। पोष माध्यम इन द सेंस उसमें ये सब चीजें मिला दो। आपके पास है जो शक्कर का घोल होता है, पानी मिला हुआ, फिर इसके बाद शक्कर की जगह सुक्रोज लिखा होता है, ठीक है। फिर अपन कहते हैं विटामिन है, खनिज लवण है, एंटीबायोटिक्स है, नारियल का पानी है, टमाटर का जूस है, ये सब इसमें मिला दो। फिर इसमें एक कोशिका डाल दो, विभजोत्तकी है। फिर उसके बाद इसमें क्या करो, इसके अंदर आप देखोगे कोशिका लगातार विभाजित होगी और एक कोशिका का गुच्छ बनेगा कैलस। उसके ऊपर ऑक्सीन और अपन साइटोकाइनिन डालेंगे तो परो और जड़ें बन जाएगी। इस तरह से एक नया पादप बन जाता है। ये क्रिया पात्रे संवर्धन कहलाती है। अब क्या होता है, जैसे किसी के संतान नहीं होती है तो क्या किया जाता है, एक परक नली ली जाती है और परक नली के अंदर शुक्राणु और अंडाणु मिलाए जाते हैं। तब इसका नाम हो जाता है पात्रे निषेचन। क्या हो जाता है, पात्रे निषेचन। आपसे पूछा जाए पात्रे संवर्धन क्या है, तब तो आपको ये बताना है। लेकिन आपको पूछा पात्रे निषेचन क्या है, तो आपको उस कंडीशन के अंदर एक परक नली लेनी है। क्या लेनी है, एक परक नली लेनी है। उसमें ये पुरुष है, उसका शुक्राणु है और ये महिला है, इसका अंडाणु है। इन दोनों को आप क्या करते हो, इसके अंदर आपस में निषेचन करवाते हो और एक ब्लास्टुला बनता है 32 कोशी की अवस्था। उसको आप क्या करते हो, महिला के गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित कर देते हो। तो ये पात्रे निषेचन है। जो परक नली शिशु होता है, जो परक नली शिशु होता है, उस बच्चे का जब निर्माण किया जाता है, जब परक नली शिशु यानी जब बच्चे का निर्माण किया जाता है तो निषेचन एक परक नली के अंदर होता है। निषेचन किस में होता है, परक नली में। फिर बनता है ब्लास्टुला अवस्था। पहले मोरुला बनती है 16 कोशी का अवस्था, फिर 32 कोशी का अवस्था बनती है ब्लास्टुला। इसको किस में स्थानांतरित किया जाता है, महिला के गर्भाशय में। किस में स्थानांतरित किया जाता है, महिला के गर्भाशय में। तो परक नली शिशु का मतलब है परक नली में सिर्फ निषेचन होगा, बच्चा तो महिला के शरीर में ही बनेगा। ये एक आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कई बार सवाल आता है परक नली शिशु में बच्चा कहाँ बनता है, बच्चे लिख देते हैं परक नली में बनता है। परक नली में सिर्फ क्या होता है, निषेचन होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, ठीक है। बाकी कोशिका 32 कोशी की अवस्था जो भ्रूण बनता है उसको महिला में स्थानांतरित किया जाता है। महिला 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म देती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती जिनमें कोई खराबी होती है, निषेचन नहीं होता है, तब वो महिलाएं ऐसी तकनीक अपनाती हैं और परक नली शिशु पैदा होते हैं, ठीक है। अब जो जैव प्रौद्योगिकी है एक्चुअल में वो 2 तरह के सिद्धांतों पर कार्य करती है। जैव प्रौद्योगिकी 2 तरह के सिद्धांतों पर कार्य करती है बच्चों। एक का नाम होता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी, एक का नाम होता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी और दूसरे का नाम होता है रासायनिक अभियांत्रिकी। 2 तरह के सिद्धांतों पर कार्य करती हैं।
एक का नाम होता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी और एक का नाम होता है रासायनिक अभियांत्रिकी। ठीक है, दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है? अनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब ये कोई जीव है, इसकी ये कोशिका है, जीव की कोशिका है, उस कोशिका में आपको बताइए अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। इस डीएनए के अंदर अपन क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, और परिवर्तन करते हैं जब कोशिका में, तो नेचुरल सी बात, इस कोशिका से क्या बनता है? पूरा जीव बनता है। ठीक है, अब इसकी सब कोशिकाओं के अंदर ये डीएनए बदल जाता है, तो इसके अंदर लक्षण भी बदल जाते हैं, यानी इसका फिनोटाइप बदल जाता है, इसके जो लक्षण होते हैं वो बदल जाते हैं। यानी किसी जीव की कोशिका के डीएनए में परिवर्तन किया जाता है और उसके लक्षण होते हैं, फिनोटाइप है, वो बदल दिए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी। यानी कोई जीव था, ये मान लो कोई क्या है? जीव था, इसके अंदर कोई बीमारी थी जो अनुवांशिक बीमारी थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही थी, आपने उसका जीन उपचार किया, यानी उसमें हानिकारक जीन है उसको हटाकर उपयोगी जीन डाल दिया, तो उसमें लक्षण बदल गए। क्या हो गए? उसमें लक्षण बदल गए। इसको अपन कहते हैं अनुवांशिक अभियांत्रिकी। क्या कहते हैं? अनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब है डीएनए या आरएनए। तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब यह है कि कोई भी कोशिका है, उस कोशिका के डीएनए या आरएनए में परिवर्तन कर दो और फिर उसके कारण उसके लक्षण बदल जाएंगे, उसके लक्षण बदल जाएंगे, यानी फिनोटाइप बदल जाएगा। अब आपको मैं एक चीज बताऊं कि प्रत्येक जीव होता है, उसका निर्माण एक कोशिका से होता है जिसका नाम होता है युग्मनज। ये युग्मनज एक कोशिका होती है, जैसे शुक्राणु और ये अंडाणु मिलता है तो एक कोशिका बनती है जिसका नाम होता है युग्मनज। इस युग्मनज में विभाजन होता है और एक बहुत बड़ा जीव बनता है। अगर इस कोशिका के अंदर डीएनए है उसमें परिवर्तित कर दिया जाए तो जो जीव बनेगा उसके लक्षण भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो इस तरह से इसको कहा जाता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी। यानी आपने डीएनए में हेरफेर कर दिया। क्या कर दिया? डीएनए है उसमें हेरफेर कर दिया, या आरएनए है उसमें हेरफेर कर दिया, और एक जीव है उसके फिनोटाइप बदल दिए, यानी उसके लक्षण बदल दिए। एक चूहा था, उसको आपको चूहे के ऊपर मनुष्य के कान उगा दिए। क्या उगा दिए? मनुष्य के कान। चूहे के अंदर आपने देखा एक आदमी मनुष्य था, उसके कान थे वो अच्छे नहीं थे, उसको कान चाहिए थे, तो चूहे के अंदर वो जीन डाल दिया और चूहे के अंदर लक्षण हो गए कि उस मनुष्य के कान उग गए। उन कानों को काट कर मनुष्य के लगा दिया, मनुष्य खुश हो गया। तो ये क्या है? ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी है। दूसरी रासायनिक अभियांत्रिकी है। इसमें क्या किया जाता है? जीव के अंदर उपयोगी जीन स्थानांतरित किए जाते हैं और रासायन प्राप्त किए जाते हैं और रासायनों का निर्माण किया जाता है। जैसी बहुत सारी दवाइयों की आवश्यकता होती है जिन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये एंटीबायोटिक्स है, इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे टीकों की आवश्यकता होती है, बहुत सारी औषधियों की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है? ये सब बनाई जाती है जीवों से। यानी जीवों के अंदर आपने जीन डाल दिए, जैसे ई कोलाई जीवाणु है, इस ई कोलाई जीवाणु के अंदर आपने एक जीन डाल दिया जो एंटीबायोटिक्स बना रहा है। ठीक है, या कोई वृद्धि हार्मोन बना रहा है। ठीक है, जैसे इंसुलिन बना रहा है। इंसुलिन आपको सबको ही पता है कि मानव निर्मित इंसुलिन को कहते हैं होम्योलिन। ये सवाल कई बार परीक्षा में आ रखा है, होम्योलिन क्या है? मानव निर्मित इंसुलिन। मनुष्य के अंदर ये जीन था इंसुलिन बनाने वाला, आपने निकाल कर जीवाणु में डाल दिया। आपने निकाल कर किस में डाल दिया? जीवाणु में, ई कोलाई जीवाणु। अब जीवाणु क्या कर रहा है? इंसुलिन बना रहा है, इंसुलिन का निर्माण कर रहा है। आपने कहा थैंक यू जीवाणु, आप हमारे लिए फैक्ट्री का काम कर रहे हो। तो जीव होते हैं, उसका उपयोग करके विभिन्न प्रकार के रासायनों का निर्माण किया जाता है, उसको कहा जाता है रासायनिक अभियांत्रिकी। है ये अभियांत्रिकी, लेकिन इसमें ये परिवर्तन है कि इसमें आपने क्या किया है? उपयोगी जीन इस जीव से निकाला, दूसरे जीव में डाल दिया, और ये क्या होगा? ये उत्पादन करेगा। जैसे एक बच्चा बहुत छोटा रहता है, बोना रहता है, वो चाहता है कि मैं भी लंबा हूं। आपको क्या करना है? उसको लंबा करना है।
आप सबसे पहले क्या है, एक व्यक्ति होता है जिसके अंदर सोमेटोट्रोफिन बनाने वाला जीन है। सोमेटोट्रोफिन जो वर्दी हार्मोन है वो बनाने वाला जीन है। आपने कहा भाई आप वर्दी हार्मोन बनाने वाला जीन है, इस जीन को मनुष्य से बाहर निकालते हो और जीवाणु में डाल देते हो। जीवाणु क्या करता है, वर्दी हार्मोन बनाता है और आप बाजार में उस दवाई को बेच देते हो कि लंबा होना हो तो मेरे पास वर्दी हार्मोन है। फिर व्यक्ति वो पीता है और ये व्यक्ति लंबा हो जाता है। जैसे ये 2 फुट का है तो ये 2.1 फुट का हो जाता है और इसे खुशी हो जाती है कि मैं 0.1 फुट बढ़ गया। तो इस तरह से क्या होता है, ये कुछ रासायन, कुछ टीके, कुछ औषधियां, कुछ वर्दी हार्मोन, एक व्यक्ति को हैजा होता है वो केला खाता है और वो हैजे का इलाज हो जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, किसी व्यक्ति को अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो अपन क्या करते हैं, उसके अंदर उपयोगी जीन डाल देते हैं और ये रासायनिक बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसको कहते हैं रासायनिक अभियांत्रिकी। और अनुवांशिक अभियांत्रिकी में अपन क्या करते हैं, जीव के डीएनए में हेरफेर करते हैं। यानी जैसे आपको पता ही है, पंखा है आपके घर में खराब हो गया, आप क्या करते हो, आप इधर पंखा ही बदलो, लेकिन ऐसा नहीं करते हो। आप कहते हो पंखे में क्या खराब हुआ, आपको पता चलता है कि पंखे के अंदर जो कंडेंसर है, जो इसकी ताकत दे रहा है वो खराब हुआ है, तो आप कंडेंसर बदल देते हो। आपको पता चलता पंखा जल गया है तो आप उसके तार बदल देते हो। तो जो चीज खराब होती है उसको बदलते हो, तब तो उसको कहते हैं अनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी को अपन क्या कहते हैं, जीन अभियांत्रिकी। यानी कि जीन अभियांत्रिकी का मतलब है कि एक व्यक्ति के अंदर हानिकारक जीन है उसको हटाकर उपयोगी जीन डालना, या अपन कहते हैं जीन के अंदर परिवर्तन करना। और जीन के अंदर परिवर्तन करेंगे तो उसके फिनोटाइप बदलेंगे। एक्चुअल में दोनों चीजें एक ही है, दोनों चीजें एक ही है कि आप जीन डाल रहे हो उत्पाद बना रहे हो, आप जीन डाल रहे हो लक्षण बदल रहे हो। एक व्यक्ति के अंदर आपने फिनोटाइप चेंज किए हैं तब तो आपने उसको अनुवांशिक अभियांत्रिकी कह दिया। एक व्यक्ति के अंदर आपने जीन डाले और उससे रासायन बनाने शुरू कर दिए, एंटीबायोटिक्स, टीके, औषधियां, वर्दी हार्मोन, दवाइयां ये बनानी शुरू कर दी, तो प्रोटीन, तो आपने उसको रासायनिक अभियांत्रिकी नाम दे दिया। एक्चुअल में ये क्या है, ये सब जैव प्रौद्योगिकी है। अब क्या है, अपन जैव प्रौद्योगिकी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें अपने एक इन्होंने क्या कर दिया है कि पहले चैप्टर को थोड़ा घुसा दिया, जो किताब में पहला चैप्टर दे रखा है उसको थोड़ा घुसा दिया है कि लैंगिक जनन है और अलैंगिक जनन है, उसमें क्या फर्क होता है। ठीक है, 1-2 लाइन इन्होंने ऐसे लिख दी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताओ और कौन सा जनन अच्छा है। तो अपने को बताना है अलैंगिक जनन का उपयोग तब होता है जब किसी जीवों में अनुवांशिक, जो अपन कह रहे हैं अनुवांशिक पदार्थ है उनको संरक्षित रखना होता है। जब अनुवांशिक पदार्थ यानी गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है और उनको हूबहू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजना होता है, तब अपन कौन सी विधि अपनाते हैं, अलैंगिक जनन। जैसे ये आलू है, इस आलू की कलिका है उसको काट कर लगाया गया, नया आलू बना, वो अपने जनक के समान है। ये गुलाब का पौधा है, इसको काट कर लगाया गया, नया गुलाब का पौधा बना, ये अपने जनक के समान है। यानी जब अनुवांशिक पदार्थ है, जो अनुवांशिक गुण है उनको संरक्षित रखना होता है और वैसे के वैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी पीढ़ी में भेजना होता है, तब अलैंगिक जनन किया जाता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होते हैं, 2 भिन्न जनक होते हैं, 2 भिन्न जनक होते हैं। उन भिन्न जनकों का आपस में क्या होता है, जनन होता है और नई संतान बनती है। नई संतान के अंदर माता और पिता दोनों के लक्षण आते हैं। नई संतान के अंदर माता और पिता दोनों के लक्षण आ जाते हैं, यानी इसमें विभिन्नता होती है। ये अपने पिता के समान क्लोन नहीं होता है, डिक्टो कॉपी नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक स्त्री है, उसकी शादी एक पुरुष के साथ होती है, जो बच्चा होता है उस बच्चे के अंदर माता पिता दोनों के लक्षण आते हैं 50-50%। तो इस तरह से इसमें 50% गुण माता के समान, 50% पिता के समान।
यानी इसमें अनुवांशिक विभिन्नताएं होती हैं, यानी जीन विनिमय और पुनर्योजन होता है। जीन विनिमय और पुनर्योजन के कारण क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और धीरे धीरे नई जातियां बनती हैं, धीरे धीरे नई जातियां बनती हैं। तो वैज्ञानिकों से पूछा गया कि भाई कौन सा जनन अच्छा है, तो सब कहते हैं लैंगिक जनन अच्छा है। लैंगिक जनन में क्या होता है कि अलग अलग जीन आते हैं जिसके कारण उसमें नए गुणों का समावेश होता है और वो वातावरण के अनुसार अपने आप को आसानी से ढाल सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है कि इसमें जैसे ये मान लो कोई बीमारी लगी हुई है तो उसको आपने आलू है इसको बीमारी लगी हुई है तो ये अगली पीढ़ी में वैसे वैसे बीमारी चली जाएगी। ठीक है, इस जैसे इस गुलाब की स्टैंडी को बीमारी लगी हुई है तो अगली पीढ़ी में वो बीमारी ऐसे कैसे जाएगी। इसमें लक्षण है वो वैसे के वैसे होंगे जो जनक में होंगे। तो इस तरह से ये विभिन्नता और विकास का आधार नहीं है, इस तरह से ये विभिन्नता और विकास का आधार नहीं है। तो इस तरह से सवाल आपके ये पहले चैप्टर के अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है और इस चैप्टर के अंदर भी इन्होंने एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में से कौन सा अच्छा जनन माना जाता है। तो आपको बताना है विभिन्नता और विकास चाहिए तो आप लैंगिक जनन की तरफ रुख करो, अलैंगिक जनन को आप छोड़ दो। क्या करो, अलैंगिक जनन को छोड़ दो। इस तरह से अपने को याद रखना है कि इसी सिद्धांत को अपन फॉलो करेंगे जैव प्रौद्योगिकी के अंदर। जैव प्रौद्योगिकी है उसमें भी अपन दो अलग अलग जीवों के डीएनए को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, एक जीव में लेके आएंगे। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी लैंगिक जनन के सिद्धांत को फॉलो करता है, जो लैंगिक जनन है उसके सिद्धांत को फॉलो करता है और एक तरह से क्या करता है कि नए लक्षणों का समावेश करता है। कैसे कि एक जीव का जो डीएनए होता है, एक जीव का जो डीएनए होता है उसको दूसरे जीव में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, या दो भिन्न भिन्न जीवों का जो डीएनए होता है उसको आपस में क्या किया जाता है, मिश्रित किया जाता है और एक जीव में वो डीएनए लेके आया जाता है। तो लैंगिक जनन जैव प्रौद्योगिकी का क्या है, आधार है। क्या है, आधार है। तो इसी को इन्होंने फॉलो किया। एक ये जीव है ए और दूसरा जीव है बी, इन दोनों के जीवों के अलग अलग डीएनए को इन्होंने क्या कर दिया, मिश्रित कर दिया और एक नया जीव बना दिया है जिसमें ए प्लस बी दोनों का डीएनए आ चुका है। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में जैव प्रौद्योगिकी है। क्या है, जैव प्रौद्योगिकी है। अब इसमें कुछ वर्ड आ चुके हैं, जीन क्लोनिंग। कि जीन क्लोनिंग क्या होती है। जीन क्लोनिंग की मतलब ये है कि जब आपके पास में एक उपयोगी जीन है और उसकी बहुत सारी आपको प्रतिलिपि बनानी है, एक उपयोगी जीन है और उसकी बहुत सारी आपको प्रतिलिपि तैयार करनी होती है, उसको कहते हैं जीन क्लोनिंग। यानी कोई भी जीन आपके पास एक है और आपको उसको करोड़ों में चाहिए आपको वो जीन, तब आप उसको क्या करते हो, बढ़ाते हो उनकी संख्या, उसको कहते हैं जीन क्लोनिंग। फिर दूसरा आ चुका है जीन अभियांत्रिकी। जीन अभियांत्रिकी का मतलब ये है कि हानिकारक जीन है, ठीक है, ये जैसे हानिकारक जीन है इसको हटाकर उपयोगी जीन लगाया जाता है, तो ये जीन अभियांत्रिकी है। क्या है, इसको अपन जीन थेरेपी के नाम से भी जानते हैं या जीन उपचार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तीसरा है पुनर्योजन डीएनए। पुनर्योजन डीएनए, पुनर्योजन डीएनए क्या है, दो भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए, दो भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए को जोड़ा जाता है और एक नया को कहते हैं पुनर्योजन डीएनए और इस तकनीक को कहते हैं पुनर्योजन डीएनए तकनीक। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं कि जीन उपचार क्या है। जीन उपचार का मतलब हानिकारक जीन को हटाकर उपयोगी जीन लगाना। फिर आपसे पूछा जाता है जीन क्लोनिंग क्या है, आपके पास में एक जीन है और आपको बहुत सारी प्रतिलिपि तैयार करनी है, तो जीन क्लोनिंग है। पुनर्योजन डीएनए की परिभाषा कई बार परीक्षा के अंदर आ चुकी है, आप पुराने पेपर उठा के देखोगे जब 12th के, तो उसमें परिभाषा आती है कि पुनर्योजन डीएनए क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। तो आपको बताना है दो भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए बनाया जाता है, उसको कहते हैं पुनर्योजन डीएनए। मैं एक आपके सामने चित्र बना रहा हूं, उससे आपके क्लियर हो जाएगा। एक ये मैंने इस तरह का डीएनए बनाया है लाल पेन से
और दूसरा मैंने एक आसमानी पहल से ये 20 जीव का डीएनए बनाया है, ठीक है। अब मैंने क्या है, एक जीव के अंदर ये दोनों डीएनए डाल दिए हैं, लाल और आसमानी। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये ए का डीएनए है और ये बी का डीएनए है। ए और बी का ये डीएनए आपस में मिश्रित हो गया, तो दो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए होता है, जब उसको आपस में जोड़ा जाता है उसको कहा जाता है पुनर्योजन डीएनए। और इस तकनीक को अपन क्या कहते हैं, पुनर्योजन डीएनए तकनीक। अब आप क्या है कि इसमें एक और परिभाषा आ रखी है बच्चों कि आपके पास में ये डीएनए है, आपको इसकी क्या करनी है, क्लोनिंग करनी है। क्या करनी है, क्लोनिंग करनी है, ठीक है। अब इसकी क्लोनिंग कब होगी और कब नहीं होगी, ये आपके सामने क्या है, प्रश्न आता है कि आपके पास में उपयोगी डीएनए था, आपको इसकी क्लोनिंग करनी है। ये आपके पास में क्या है, ये कोई जीव है, इसकी कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जैसे ये गुणसूत्र है मान लो, ठीक है। इस डीएनए को आपने लिया और इस पर कोशिका में डाल दिया, ये अपनी स्वतंत्र प्रतिकृति नहीं कर पाएगा, ये अपनी स्वतंत्र प्रतिकृति नहीं कर पाएगा। ये आपके पास में उपयोगी डीएनए था, आपने ये जीव था, इस जीव की कोशिका में डाल दिया, ये अपनी स्वतंत्र प्रतिकृति नहीं कर पाएगा। तो ये गुणसूत्र होता है, इस गुणसूत्र के कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनको कहते हैं प्रतिकृति उद्भव स्थल, जिनको कहते हैं प्रतिकृति उद्भव स्थल। अगर ये डीएनए इस गुणसूत्र के इस भाग के साथ जुड़ जाता है, जैसे ये प्रतिकृति उद्भव स्थल है जहां से प्रतिकृति प्रारंभ होती है, डीए गुणसूत्र का वह भाग जहां से प्रतिकृति प्रारंभ होती है उसको कहते हैं प्रतिकृति उद्भव स्थल या ओरिसाइट, उसको क्या कहा जाता है, ओरिसाइट। ये आपने जो डीएनए डाला है इसकी क्लोनिंग कब होगी, ये जैसे वाहक है, ये अपन कह रहे हैं परपोषी कोशिका है, परपोषी कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र है उस गुणसूत्र के साथ नहीं जुड़कर ये स्वतंत्र रूप से मौजूद है, क्या इसकी प्रतिकृति होगी, तो आपको बताना नहीं होगी। ये कोशिका विभाजित हो जाएगी, इसमें नया गुणसूत्र आ जाएगा, लेकिन ये अपनी प्रतिकृति नहीं कर पाएगा। अगर ये इस गुणसूत्र के प्रतिकृति उद्भव स्थल पर जाके जुड़ गया, अब ये गुणसूत्र विभाजित होगा, ये गुणसूत्र विभाजित होगा तो आपका ये उपयोगी जो डीएनए जो आपने डाला है उसकी भी प्रतिकृति हो जाएगी साथ में। तो प्रतिकृति कब होगी, जब वो प्रतिकृति उद्भव स्थल पर जाके जुड़ेगा। गुणसूत्र में कुछ ऐसे विशेष स्थान होते हैं जहां पे प्रतिकृति होती है, उसको कहते हैं प्रतिकृति उद्भव स्थल या ओरिसाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि आपके पास में उपयोगी डीएनए है, उसको आपने किसी सवाहक में स्थानांतरित किया है, उसकी प्रतिकृति कब होगी और कब नहीं होगी, तो आपको बताना है जब प्रतिकृति उद्भव स्थल पर वो जाके जुड़ेगा। अब वो टीचर पूछ लेता है कि प्रतिकृति उद्भव स्थल किसे कहते हैं, गुणसूत्र का वह भाग जहां से प्रतिकृति प्रारंभ होती है, गुणसूत्र का वह भाग जहां से प्रतिकृति प्रारंभ होती है उसको प्रतिकृति उद्भव स्थल कहते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, ये भी एक छोटा क्वेश्चन बनता है। अब अपन पढ़ रहे हैं डीएनए पुनर्योजन। सवाल आता है कि प्रथम पुनर्योजन डीएनए का निर्माण कब हुआ था, तो डीएनए पुनर्योजन का निर्माण ऐसे हुआ था कि एक जीवाणु है साल्मोनेला टाइफिमोरियम, साल्मोनेला टाइफिमोरियम। इस टाइफिमोरियम के अंदर क्या है कि प्रथम डीएनए पुनर्योजन का निर्माण हुआ था। तो प्रथम डीएनए पुनर्योजन का निर्माण किस में हुआ था, इसके अंदर हुआ था 1972 के अंदर। दो वैज्ञानिक थे, एक अपने स्टैनले कोहन और दूसरा था बोयर। इन दो वैज्ञानिकों ने क्या है, इन दो वैज्ञानिकों ने प्रथम पुनर्योजन डीएनए का निर्माण किया था। इन्होंने कैसे किया, इन्होंने सबसे पहले ये एक जीवाणु है, इस जीवाणु के पास में ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है। ये जीन लिया, इस जीन को लेने के पश्चात ये प्लाज्मिड है,
इस प्लाज्मिड को लिया। यानी कि एक जीव था, इसके पास था प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, और दूसरा जीव था जिसके अंदर था प्लाज्मिड। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है इसको काट के क्या कर लिया, अलग कर लिया। ठीक है, इतना सही है, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से काट कर अलग कर लिया। फिर उसके बाद इन्होंने जो प्लाज्मिड है उसको भी इन्होंने काट लिया, कट गया। फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ये जुड़ गया और ये पुनर्योजन डीएनए बन गया। यानी एक स्रोत था प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन वाला और दूसरा स्रोत था प्लाज्मिड। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये कोई किसी प्रकार का जीवाणु है, उस जीवाणु के अंदर ये जीन था प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, और ये ई कोलाई जीवाणु था, उसके अंदर था प्लाज्मिड। सबसे पहले इन्होंने किस एंजाइम से इसको काट के पृथक किया, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काट के इन्होंने पृथक किया, जिसको अपन कहते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। उससे उन्होंने काट के क्या कर दिया, इसको पृथक कर लिया, इस टुकड़े को। इस टुकड़े का काम है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट लेखन जीन। यानी ये क्या करता है, प्रतिजैविक पदार्थ का निर्माण करता है। फिर अपन ने प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड ई कोलाई लिया, उसको भी सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से काट लिया। ये क्या है, प्लाज्मिड है, और ये क्या है, ये उपयोगी जीन है। फिर उन दोनों को डीएनए लाइगेज एंजाइम से जोड़ दिया। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ता है। अब ये क्या है, ये प्लाज्मिड है, लेकिन इसका नाम है पुनर्योजित प्लाज्मिड। क्या नाम है इसका, पुनर्योजित प्लाज्मिड। अब आपको बताते हैं ये जीवाणु में क्या है, ये अनुवांशिक पदार्थ है। इस अनुवांशिक पदार्थ के अलावा वर्ताकार द्विकुंडली डीएनए होता है। जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ के अलावा, जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ के अलावा वर्ताकार द्विकुंडली डीएनए होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मिड। कभी भी आपसे पूछे कि प्लाज्मिड किसे कहते हैं, जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ के अलावा वर्ताकार द्विकुंडली डीएनए होता है, उसे कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये प्लाज्मिड ले लिया, ये प्लाज्मिड जैसे ई कोलाई का लिया, और ये जैसे अपन जीवाणु है, इस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफिमोरियम, उसका प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन ले लिया। ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन किसका है, साल्मोनेला टाइफिमोरियम का है। और फिर उसके बाद ये ई कोलाई का क्या है, ई कोलाई का प्लाज्मिड है। इसके बाद इन दोनों को क्या किया, आपस में संलयन किया, ये पुनर्योजित प्लाज्मिड बन गया। इस पुनर्योजित प्लाज्मिड को किस में स्थानांतरित किया, इस जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर दिया। चाहे तो आप क्या कर सकते हो, साल्मोनेला टाइफिमोरियम के अंदर स्थानांतरित कर सकते हो, या आप ई कोलाई के अंदर स्थानांतरित करते हो। ये क्या है, ये आपके होस्ट सेल है, यानी परपोषक कोशिका है। और ये प्लाज्मिड क्या है, वाहक है। क्या है, प्लाज्मिड वाहक का कार्य करता है। इस तरह से ये प्रथम पुनर्योजित डीएनए का निर्माण हो चुका था। तो प्रथम पुनर्योजित डीएनए का निर्माण कैसे हुआ, साल्मोनेला टाइफिमोरियम है, उसके अंदर प्रथम पुनर्योजित डीएनए का निर्माण हुआ था। उसके द्वारा कैसे किया कि जैसे ये जीवाणु है, इस जीवाणु का ये अपन ने प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन लिया, फिर उसके बाद अपन ने देखा कि प्लाज्मिड लिया और सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से उसको काट के अलग कर लिया, इसको भी काट के अलग कर लिया। फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से इन दोनों को जोड़ लिया, और ये क्या बन गया, पुनर्योजित प्लाज्मिड बन गया। इस पुनर्योजित प्लाज्मिड को जीवाणु में डाल दिया। इस तरह से ये प्रथम पुनर्योजित डीएनए बन गया। तो दो भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए को आपने जोड़ दिया और प्रथम पुनर्योजन डीएनए का निर्माण कर दिया। अब इसमें सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस का क्या काम होता है। ये डीएनए को निश्चित स्थान से काटता है, ये डीएनए को निश्चित स्थान से काटता है। इसको डीएनए की कैंची या डीएनए का चाकू भी कहते हैं। ये सवाल कई बार आ चुका है कि इसको आणविक कैंची कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। ठीक है, अब अपन जैव प्रौद्योगिकी के चरण पढ़ रहे हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के चरण क्या है, यानी बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स क्या क्या है।
जैव प्रौद्योगिकी के चरण। तो सबसे पहले हैं उपयोगी जीन की पहचान और पृथक्करण। सबसे पहला चरण है उपयोगी जीन की पहचान और पृथक्करण करना। उपयोगी जीन की पहचान करना और पृथक्करण करना, ठीक है। अपन इसको डीएनए पुनर्योजन तकनीक के चरण भी कह सकते हैं कि डीएनए पुनर्योजन तकनीक के चरण क्या क्या है। तो अपन को सबसे पहले बताना है उपयोगी जीन की पहचान और पृथक्करण करना। फिर उसके बाद दूसरा है सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा काटना, ठीक है। तीसरा है प्लाज्मिड के साथ या वाहक के साथ जोड़ना, यानी डीएनए पुनर्योजन का निर्माण करना। चौथा है परपोषी कोशिका में स्थानांतरण। प्लाज्मिड को अपन क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं। सवाल आता है वाहक का उदाहरण क्या है? प्लाज्मिड। परपोषी कोशिका में स्थानांतरण करना। और पांचवा है उत्पाद की प्राप्ति करना। उत्पाद की प्राप्ति करना, ठीक है। ये 5 चरण है। अब 5 चरण कैसे हैं कि आपको समझाते हैं। सबसे पहले कि ये जैसे कोई भी जीव है, इसका ये डीएनए है। इस डीएनए में 30,000 जीन है। कितने हैं? आपको सिर्फ एक जीन चाहिए जो जैसे एमाइलेज एंजाइम बनाए, ठीक है, या यूरिएज एंजाइम बनाए। आपको एक जीन चाहिए। तो सबसे पहले आप उपयोगी जीन की क्या करोगे? पहचान करोगे। इतने सारे जीन हैं, 30,000। कितने? आपको सिर्फ एक जीन चाहिए, यूरिएज। क्या चाहिए? जो यूरिएज एंजाइम बनाए उसकी आपको आवश्यकता है। या आपको एक ऐसा जीन चाहिए जो वृद्धि हार्मोन बनाता हो, या आपको एक ऐसा जीन चाहिए जो एंटीबायोटिक्स बनाता हो। तो आप क्या करते हो कि सबसे पहले उस जीन की पहचान करते हो। जैसे आप कमरे में जाते हो और कमरे में मान लो आपको लगता है कि 20 लड़के बैठे हैं और आपको लगता है कि ये लड़का है जो कि काम कर सकता है, तो आप उसको उठा लेते हो। क्या करते हो कि बेटा ये काम करना है। वैसे ही हमारे शरीर और जीवों के शरीर में बहुत सारे जीन होते हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि उपयोगी जीन की पहचान करनी है। फिर उसके बाद उसको सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटकर पृथक कर लेना है। अब इतने सारे जीन हैं। अब आप सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से उपयोग करते हो और इसमें से ये टुकड़ा काट के अलग कर लेते हो। फिर आप प्लाज्मिड है उसके साथ इसको जोड़ देते हो। फिर आप प्लाज्मिड के साथ इसको जोड़ देते हो। फिर आप इसको क्या करते हो? ये प्लाज्मिड के साथ आपने जोड़ दिया। अब आप इसको जीवाणु कोशिका यानी परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर देते हो। फिर ये परपोषी कोशिका क्या करती है? गुणित होती है और कुछ ही सेकंड के अंदर करोड़ों परपोषी कोशिका बनती हैं। सब कोशिका के अंदर ये उपयोगी जीन आ जाता है। तो आपका काम पूरा हो गया। यानी आपने क्या कर दिया? एक डीएनए था, उसके बहुत सारे डीएनए बना लिए और फिर उनसे उत्पाद प्राप्त हो गया। जैसे इसे यूरिएज एंजाइम चाहिए तो यूरिएज एंजाइम मिल गया। जैसे इसे वृद्धि हार्मोन चाहिए, वृद्धि हार्मोन मिल गया। जैसे इसे इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन मिल गया। तो ये डीएनए पुनर्योजन तकनीक के चरण है। सबसे पहला चरण है आपको उपयोगी जीन की पहचान करनी है। बहुत सारे उपयोगी जीन हैं। इन उपयोगी जीनों में से कुछ जीन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत काम के लगते हैं। आप उसको तुरंत क्या करते हो? ढूंढते हो। ढूंढने के बाद आप उसके ऊपर सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालते हो, जाके उसको कट 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 काट के आपको दे देता है। जैसे आपके पास में ये मान लो डोरा है, ठीक है। इस डोरे में ये भाग आपको चाहिए तो आप क्या करते हो? इसके ऊपर सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस डालते हो। ये यूं कट के अलग हो जाता है और ये आपके पास में उपयोगी डीएनए आ गया। फिर आप इसको क्या करते हो?
इस वाहक के साथ इसको जोड़ देते हो, ये वाहक है जिसको अपन प्लाज्मिड कह रहे हैं, उसके साथ आप जोड़ देते हो। फिर आप इसको परपोषी कोशिका में डाल देते हो। फिर परपोषी कोशिका का चयन और गुणन होता है और आपको उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है। तो ये क्या है, ये डीएनए पुनर्वियोजन तकनीक के चरण है। तो अपन